Hello students, today we are going to study class 11th history chapter 2 that is an empire across three continents। अब बहुत सारे बच्चों को confusion होगा कि अरे ये तो chapter 2 नहीं chapter 3 है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूंगी कि we are studying in that manner कि आपका syllabus complete हो जाए, कि आपका जो सेकेंड चैप्टर है बुक है जो पुरानी वाली बुक है वो आपका इसका पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। और जिनकी न्यू बुक है उसमें ऑलरेडी ये चैप्टर 2 है, एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट। तो लेट्स स्टार्ट। किस एम्पायर की बात हो रही है? ये एक ऐसे एम्पायर की जानकारी मिलेगी आपको इसमें जो कि थ्री कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था कुछ साल नहीं, काफी साल पहले। तो अब वो थ्री कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से थे जिसमें ये एम्पायर फैला हुआ था? थ्री कॉन्टिनेंट्स, तो वो था यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। इन तीन कॉन्टिनेंट्स में ये एम्पायर फैला हुआ था और इसे कहा जाता था रोमन एम्पायर। इट वाज नोन एज रोमन एम्पायर। इसकी जो इस एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी ये दो नदियों से मिलके बनी थी, ठीक है। बाउंड्रीज की टू रिवर्स थे, ठीक है। ये रिवर्स है, टू रिवर्स, वन वाज राइन एंड अनदर वाज डैन्यूब। राइन एंड डैन्यूब। और ये कौन सी साइड थी? ये नॉर्थ बाउंड्री थी इसकी। साउथ बाउंड्री जो थी वो बहुत बड़े डेजर्ट से कवर थी। जस्ट हम लोग बाउंड्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना। साउथ बाउंड्री जो थी वो एक डेजर्ट से कवर थी और उस डेजर्ट को हम लोग कहते हैं सहारा डेजर्ट। बहुत बड़ा डेजर्ट है ये और काफी बड़े एरिया में ये फैला हुआ था। अगर हम लोग तीसरी बाउंड्री की बात करें, दैट इज ऑफ ईस्ट पार्ट। जो बाउंड्री ईस्ट में थी वो रिवर यूफ्रेट से बनी थी, रिवर यूफ्रेट। और वेस्ट बाउंड्री बनी थी इसकी अटलांटिक ओशन से, अटलांटिक ओशन। तो ये इसकी चारों की चारों बाउंड्रीज थी। तीन कॉन्टिनेंट्स में ये एम्पायर फैला हुआ था, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। और इस एम्पायर को बोला जाता था रोमन एम्पायर। और इसकी बाउंड्री जो थी वो चार अलग जो हमारी डायरेक्शन होती है, वेस्ट में अटलांटिक ओशन था, ईस्ट में रिवर यूफ्रेट थी, और नॉर्थ में राइन और डैन्यूब दो रिवर्स थी, एंड साउथ में एक बहुत बड़ा डेजर्ट था जो था सहारा डेजर्ट। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसका हार्ट भी था। हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर किसे कहा गया है? क्योंकि ये इस कॉन्टिनेंट मतलब इन तीनों कॉन्टिनेंट के बीच में पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे ये इस पूरे एम्पायर के बीच में है, दिल की जगह पे है। दैट्स व्हाई दैट वाज कॉल्ड हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, जो कि है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी इसे कहते थे हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज? रोमन हिस्ट्री, अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतनी पुरानी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसकी कुछ सोर्सेज होंगी ना। सोर्सेज ऑफ रोमन हिस्ट्री। हम रोमन हिस्ट्री कहाँ से, इसकी जानकारी हमें किन चीजों से मिलती है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज सच एज, हमने तीन पोर्शंस में डिवाइड करा है इस इन सोर्सेज को, ठीक है। लेट्स डिवाइड इन थ्री। वन, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल रिमेन्स। इन थ्री पार्ट्स में हम लोग रोमन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। अब अगर हम लोग टेक्स्ट को देखें अलग से, तो टेक्स्ट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमें लिखी हुई मिली हैं, ठीक है। तो text sources include histories of period written by contemporaries because the narrative was constructed on a year by year basis, ठीक है। तो टेक्स्ट में हमें काफी सारी चीजें मिली है, जैसे हमें लेटर्स मिले हैं, स्पीचेस मिली हैं, ये लिखी हुई चीजें मिली हैं हमें सारी, ठीक है। sermons, laws,
और भी बहुत सारा, ठीक है, etc। तो ये हमें सारा का सारा इसमें मिला है। अब डॉक्यूमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमें मिले हैं इंस्क्रिप्शंस एंड पपायरी। इंस्क्रिप्शंस एंड इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो पत्थरों पे लिखा जाता है, ठीक है। एंड पेपाय, आपको पता है पहले पेजेस नहीं होते थे, बट इन रोमन एम्पायर दे यूज टू मेक पेजेस ऑफ पपायरस। पपायरस वाज अ प्लांट विच यूज टू लिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो उनसे वो लोग ना पेजेस बनाते थे और उसे पपायरी कहा जाता था। कौन सी लैंग्वेज का यूज मिला है हमें इसमें, तो वो है ग्रीक एंड लैटिन। ग्रीक एंड लैटिन। अब बात करते हैं मटेरियल रिमेन्स की। मटेरियल रिमेन्स होते हैं जो काफी सारी चीजें रह जाती हैं, ठीक है, पुराने जमाने की चीजें रह गई और वो हमें एक्सकवेशन के टाइम पे मिलती हैं, ठीक है, मतलब खुदाई वगैरह के टाइम पे मिलती है। तो जैसे बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, पॉटरी, कॉइन्स, मोसैक, इटीजी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब हमें पपायरी वर्ड मिला है, तो पहले जान ही लेते हैं कि पपायरस होता क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पपायरस एंड पपायरोलॉजिस्ट। पपायरस एंड पपायरोलॉजिस्ट, एक या दो नंबर में देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। सो पपायरस की बात करते हैं। इट वॉज अ रीड लाइक प्लांट, ठीक है, रीड लाइक प्लांट, ठीक है। ये कहाँ मिलता था? ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर इन इजिप्ट। बैंक ऑफ नाइल रिवर इन इजिप्ट, ठीक है। एंड इट वाज प्रोसेस्ड और टू प्रोड्यूस अ राइटिंग मटेरियल दैट वाज वेरी वाइडली यूज्ड। प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस ए राइटिंग मटेरियल। और इसमें हमें काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और अकाउंट्स और लेटर्स और काफी सारी चीजें हमें लिखी हुई मिलती है। अब पपायरोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? हु रीड्स पपायरस, सॉरी, जो पपायरस को पढ़ते हैं उन्हें हम पपायरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ रोमन एम्पायर हम लोग पढ़ते हैं कि रोमन एम्पायर जो था उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था रोमन एम्पायर के टाइम को, ठीक है। डिवीजन ऑफ रोमन एम्पायर। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि रोमन एम्पायर का जो टाइम है इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, ठीक है। टू फेजेस में इसको डिवाइड किया हुआ है। वन इज अर्ली फेज एंड अनदर वन इज लेट फेज, ठीक है। और इसको डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं? बीच में आ जाती है इनकी थर्ड सेंचुरी। इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है। थर्ड सेंचुरी से पहले वाला जो टाइम पीरियड था रोमन एम्पायर में दैट वाज अर्ली, एंड थर्ड सेंचुरी के बाद वाला जो टाइम पीरियड था दैट वाज लेट। एंड इफ अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोले, द होल पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रोमन एम्पायर टू द मेन पार्ट ऑफ थर्ड सेंचुरी कैन बी कॉल्ड अर्ली एम्पायर, और द पीरियड फ्रॉम थर्ड सेंचुरी टू द एंड इज कॉल्ड लेट एम्पायर। अब हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं ऑफ रोमन एम्पायर। ये अगर मेरा काम है कि मैं साथ साथ में आपको ऐसे क्वेश्चन सजेस्ट करती चलूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट स्टिल आपकी बुक में मेंशन है तो वी नीड टू स्टडी। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इट वाज अ मोज़ैक ऑफ टेरिटरीज। जो रोमन आपने देखा है ना 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ, तो दैट्स, so it is very easy to be called it mosaic of territories and culture। यहाँ पे हमें काफी पहले हम लोग ना ये चीज देखते थे कि एक जगह पे एक ही तरह का कल्चर देखने को मिलता था, बट रोमन एम्पायर सीन एज एन एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें काफी सारे अलग अलग तरह के कल्चर्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है। एंड हेयर वॉज अ सिंगल रूलर। जितने भी लोग रहते थे दे वर ऑल अंडर द सिंगल रूलर or the emperor, but they followed different languages, different cultures, religions, races। यहाँ पे even they had different
religion. There were many religions in Roman Empire. Okay. अगर लैंग्वेज की बात करें यहाँ पे तो लैटिन एंड ग्रीक वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ रोमन एम्पायर. अब यहाँ का फर्स्ट रूलर कौन था? ही वॉज अगस्टस, फर्स्ट एम्परर. आई मेस्ड अप विद द स्पेलिंग, जस्ट अ मिनट. फर्स्ट एम्परर थे, ठीक है. इन्होंने मोनार्की स्टैब्लिश करी थी. पहले यहाँ पे मोनार्की नहीं होती थी. दे यूज टू लिव इन रिपब्लिक, ठीक है. बट इन्होंने मोनार्की स्टैब्लिश करी थी इन 27 BCE. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपेट. प्रिंसिपेट भी इन्हें कहा जाता था. अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे. जैसे इंडिया जैसे कंट्री में इफ देयर इज अ रूलर, देन you have to listen to your ruler. No one will be superior to your ruler. Although Augustus was the sole ruler and only real source of authority. ठीक है. The fiction was kept alive that he was only the leading citizen, not the absolute ruler. अब पहले क्या होता था, एक वर्ड है सीनेट. सीनेट जो होते थे ये थोड़े हायर क्लास ओल्ड पीपल, ठीक है. हायर क्लास प्लस ओल्ड पीपल होते थे. ओल्ड ग्रुप ऑफ पीपल होता था जो पहले जब रिपब्लिक था रोमन एम्पायर, दे यूज टू टेक केयर ऑफ द पीपल, द नीड्स ऑफ पीपल. तो बाद में जब रूलर बनाया गया तो इट वाज सेड दैट द रूलर इज जस्ट फॉर नेम, यू हैव द ऑल अथॉरिटी, यू स्टिल हैव द कंट्रोल. ये सीनेट्स को कहा गया था, दिलासा दिया गया था. ओके. एंड next to the emperor and senate, the other key institution of imperial rule was army. ठीक है. तो army was very very important. and एक चीज बहुत important है यहाँ पे, soldiers had to put in a minimum of 25 years of service. यहाँ पे कम से कम 25 years of service देनी पड़ती थी इनको. ठीक है. कितने सोल्जर्स थे इनके पास? इतने सोल्जर्स थे रोमन एम्पायर के पास. ठीक है. अब ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे 3 मेन प्लेयर्स है. आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा हु आर द 3 मेन प्लेयर्स ऑफ रोमन एम्पायर. तो यहाँ के 3 मेन प्लेयर्स थे एम्परर, एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी. तीनों का अपना अपना काम होता था. ओके. अब हम लोग बात करते हैं थर्ड सेंचुरी क्राइसिस. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में देखा जाता है कि क्या था रोमन एम्पायर के टाइम पे. थर्ड सेंचुरी क्राइसिस क्या था? व्हाट वाज थर्ड सेंचुरी क्राइसिस? तो थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, थर्ड सेंचुरी क्राइसिस आप पहले ध्यान से सुन लो. फ्रॉम द 230s द रोमन एम्पायर फाउंड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट्स. ठीक है. तो ये चीज देखने को मिला था. फ्रॉम 230s फाइटिंग मतलब हर जगह से रोमन एम्पायर पर हमले हो रहे थे. एंड ऑन एवरी, we can say in on most of the fronts the Roman Empire was seen fighting for itself. Several fronts. ईरान जो थी उन्होंने भी हमला किया था इस पे. ठीक है. ईरान में कुछ सास्टेनियंस नाम के रूलर्स थे. एंड विद इन जस्ट 15 years it expanded rapidly in the direction of यूफ्रेट्स. इतने ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे ईरान के कि उन्होंने 15 सालों में ही काफी ज्यादा एक्सपैंड किया था. तो ईरान में कौन लड़ रहे थे? सासेनियंस. ठीक है. एंड इन 15 years एक्सपेंडेड टूवर्ड्स यूफ्रेट. मतलब आपको याद होगा ना, यूफ्रेट यहाँ के नॉर्थ वाला जो हिस्सा था रोमन एम्पायर का, वहां पे इसकी वो थी बाउंड्री थी. तो उसकी तरफ ये लोग अपनी बाउंड्री को बढ़ा रहे थे. शाहपुर वन द इरानियन रूलर claimed he had annihilated a Roman army of 60,000 and even captured the eastern capital. तो एक रूलर थे, ठीक है, शाहपुर वन. उन्होंने ये क्लेम किया था दैट दे कैप्चर्ड. पहला तो उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने 60,000 रोमन सोल्जर्स को मार दिया. ठीक है. और कैप्चर्ड
द ईस्टर्न कैपिटल। ये इनका कहना था। ओके। Meanwhile, a whole series of Germanic tribe or rather rival confederacies began to move against the Rhine and Danube frontier. और भी चीजें और थी, ट्राइबल मूवमेंट भी हमें देखने को मिला था अगेंस्ट डैन्यूब एंड राइन। मतलब हर जगह ये चीजें देखने को मिल रही थी, हर जगह पे फ्रंट्स पे लड़ाई झगड़े देखने को ही मिल रहे थे। एंड द रैपिड, अब इतने झगड़े हो रहे थे तो रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्परर्स, मतलब लगातार राजा बदले जा रहे थे, फटाफट फटाफट सबको लग रहा था कि अगला राजा कुछ करेगा, अगला राजा कुछ करेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं 25 एम्परर्स बदले गए इन 47 years। इतने जल्दी जल्दी राजा बदले जा रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर रोल्स इन रोमन एम्पायर। अब रोमन एम्पायर में जेंडर रोल्स कैसे थे? जेंडर रोल्स in Roman Empire. So, first one, nuclear family, छोटी family का चलन था यहाँ पे। They used to have nuclear family and adult son didn't live with their family। ठीक है, didn't live with their, मतलब जो बड़ा बेटा होता था वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था। और फैमिली में स्लेव्स भी इंक्लूडेड थे। हम लोग उनकी फैमिली के बारे में, मतलब रोमन एम्पायर में किस तरह के जेंडर रोल्स होते थे, किस तरह की फैमिलीज होती थी, कैसे वो लोग रहते थे, ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज देखा जाता था, वेयर द वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हस्बैंड्स अथॉरिटी बट रिटेन्ड फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर्स फैमिली। ठीक है, टिपिकल मैरिज। आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन, you should also write it down, where the wife did not transfer to her husband's authority but retained, मतलब अपने पिता की प्रॉपर्टी पे पूरा पूरा अधिकार रहता था, इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर। और यहाँ पे डाउरी सिस्टम भी था। दे ऑल्सो हैड डाउरी सिस्टम, जो अभी भी चलता है, बहुत पुरानी प्रथा है। तो यहाँ पे डाउरी सिस्टम भी होता था, जो कि शादी के टाइम पे दिया जाता था। आई नो कि आप लोगों को डाउरी सिस्टम के बारे में बताना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑल सो फेमिलियर विद इट। तो यहाँ पे डाउरी सिस्टम था जो शादी के टाइम पे दिया जाता था, एंड द वुमेन रिमेन्ड अ प्राइमरी हायर ऑफ हर फादर एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर ऑफ हर फादर्स डेथ। ये चीज भी देखी गई थी। एंड नाउ, अगर शादी की बात हो रही है तो देयर वर ओनली अरेंज्ड मैरिजेस। और अरेंज्ड मैरिज में तो वुमेन वर सब्जेक्ट टू डोमिनेशन। इसका मतलब है दैट सब्जेक्ट टू, इसका मतलब है कि जो लड़के होते थे उनकी ज्यादा चलती थी, एंड वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू से एनीथिंग। ठीक है। और एक चीज ये भी देखी गई है, जो मेल होते थे दे मैरिड इन लेट 20s और 30s, बट गर्ल्स, फीमेल, मैरिड इन लेट टीन्स। सो द डिफरेंस यू कैन सी। ठीक है। तो लेट टीन्स में फीमेल की शादी होती थी, एंड वेयर मेल यूज टू मैरी इन 20s और 30s। तो यहाँ पे एज गैप काफी ज्यादा देखने को मिला है, विच रिजल्टेड इन
इनइक्वालिटी अमंग देम, ठीक है। तो इनइक्वालिटी इसकी वजह से इनमें देखने को मिलती थी। डाइवोर्स काफी ज्यादा देखने को मिलता था, ठीक है, वॉज इजी, वेरी इजी। तो यहाँ पे इस वजह से डाइवोर्स काफी ज्यादा देखने को मिलता था। मैरिजेस को डिसॉल्व करना भी बहुत आसान होता था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, इस तरह की यहाँ पे जेंडर रोल था, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पे डाइवोर्स के बाद फादर हैड लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन, फादर हैड लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन, ठीक है। अब लिटरेसी रेट देख लेते हैं इन रोमन एम्पायर की, क्या लोग पढ़े लिखे होते थे। अभी आपने पायरी के बारे में देखा, अभी आपने देखा दैट देयर यूज्ड टू बी some documents and letters and speeches। तो आंसर यू ऑलरेडी नो दैट लोग पढ़े लिखे होते थे या नहीं। लिटरेसी इन रोमन एम्पायर, आई होप माई राइटिंग इज अंडरस्टूड टू यू। इफ नॉट प्लीज कमेंट डाउन, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर लूँ। क्या इम्प्रूव करूंगी, बोल तो रही हूँ ना, वही सुन के समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स लोग पढ़े लिखे होते थे। वी हैव फाइन पपायरस, इसको आप एक्सप्लेन कर देना अच्छे से ताकि वो समझ जाएंगे। और यहाँ पे एक कमाल की बात है, पोम्पई नाम का एक जगह था, ऐसा कहा जाता है कि एक वॉल्केनिक इरप्शन में वो जगह दब गई, ठीक है। एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ कभी रोमन एम्पायर में, और वो जगह दब गई, लगभग 1779 सीई की बात है। एंड इट हैड स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ लिटरेसी, ठीक है। दिस सिटी हैड स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ लिटरेसी। तो ये चीज बोली जाती है यहाँ पे। और ऐसा भी बोला जाता है कि पोम्पई के जो स्ट्रीट्स थे और स्ट्रीट्स के जो वॉल्स थे, उन पे काफी सारे पोस्टर्स लगे रहते थे, जिसको आप देख के समझ सकते थे कि हाँ, पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट लगे रहते थे, जिससे हमें पता चलता है दैट दिस सिटी वाज quite famous for different activities and the people were well known to the literacy। क्योंकि अगर पोस्टर्स लगे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग पढ़ लिख सकते हैं, तभी पोस्टर्स लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन रोमन एम्पायर, कि इकोनॉमिकली ये कैसे थे। इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेंडर रोल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सो तो रोमन एम्पायर का जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी अच्छा था। हम लोग ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग ये ऐसे ही नहीं हवा में तीर मार सकते हैं। वी हैव सीन समथिंग सच एज, वी हैव सीन हार्बर्स, माइंस, ब्रिक यार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज। ये सोच रहे हो जो तुम लोग आज खा रहे हो वो लोग उस टाइम पे खाते थे ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो ये सब चीज, और हमें और भी चीजें मिली है, जैसे वीट मिला है, ठीक है, वाइन मिली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबका इंटरेस्ट जाग जाएगा अब तो। वी हैव फाउंड वाइन है, ठीक है। तो और सबसे कमाल की बात है, ऑलिव ऑयल, वीट एंड वाइन वर कंज्यूम्ड इन ह्यूज क्वांटिटी, सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता था, ठीक है। और इवन ये इसको ना अलग अलग जगह पे बेचते भी थे, जैसे स्पेन, स्पेन बेच दिया, और नॉर्थ अफ्रीका एंड इजिप्ट, इटली, इन सब जगहों पर ये सब चीजें बेची जाती थी, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चला कि वाइन और ये ऑलिव ऑयल और ये वीट जो था ये काफी ज्यादा यूज किया जाता था। तो हमें एक चीज मिली है जिसको हम लोग कहते हैं एम्फर। एम्फर आर ह्यूज राउंड कंटेनर्स, ह्यूज राउंड कंटेनर्स, और उन्हें देख के पता चल रहा है कि उसमें लिक्विड ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा, ठीक है, लिक्विड ट्रांसपोर्टेड इन देम। और लिक्विड तो वाइन और ऑलिव ऑयल ही देखा है अभी तक हमने।
तो खुद तो पीते थे, औरों को भी पिलाते थे। ठीक है, तो इनसे हमें पता चल गया उसकी शेप से, और उसके अंदर जो हमें मटेरियल मिला है, दैट टोल्ड अस कि हाँ, हम लोग वाइन बनाते थे, पीते थे, क्या कर लोगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिली हैं। एंड इट हैड ऑल्सो फर्टाइल लैंड, जहाँ पे अच्छी खेती करते थे ये। अब बोलोगे फर्टाइल लैंड का इकोनॉमी से क्या रिश्ता है? बिल्कुल रिश्ता है। खेती अच्छी होगी तो बिकेगी भी अच्छी, ज्यादा बेची जाएगी। ठीक है, तो काफी अच्छी खेती होती थी यहाँ पे, और फिर ये काफी ज्यादा बेचते थे। ठीक है, नोमैडिक एक्टिविटीज भी देखी गई हैं यहाँ पे, लोग पशुपालन भी करते थे, और पशुपालन से भी जो उनको सामान मिलता था उसको बेचते बाचते भी थे। ओके, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली हैं। आई होप दिस चैप्टर इज understood to you, and we'll meet in next class. Thank you। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, कमेंट कर दिया करो कि हाँ मैम ये समझ आ गया है, मैम ये समझ नहीं आया, मैम ये क्वेश्चन है, मैम वो क्वेश्चन है। कमेंट करने से तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, सो थैंक यू, we'll meet again in next video।